प्लीज कम। गुड आफ्टरनून टू द बोर्ड। गुड आफ्टरनून, प्लीज बैठिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम निधि भारद्वाज है। निधि, अपना परिचय दीजिए बोर्ड मेंबर्स को। सर मेरा नाम निधि भारद्वाज है, मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ। मेरा स्कूलिंग आर्मी स्कूल से हुआ है। इसके बाद ग्रेजुएशन SGS इंदौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हुआ है। मेरे पिताजी आर्मी में हैं और अभी वो सहारनपुर में पोस्टेड है। इसके अलावा मेरी इंजीनियरिंग के बाद मैंने 2 वर्ष का काम किया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। इसके बाद से मैं निरंतर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। मेरे हॉबीज़ हैं राइटिंग और एस्ट्रोलॉजी। निधि, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपका एकेडमिक्स इतना अच्छा है और आपने इंजीनियरिंग की है। 2016 में ही हो गया था इंजीनियरिंग, जैसा कि कहा आपने जॉब भी किया है। जी सर। तो फिर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में ही क्यों नहीं आगे बढ़ी? सर मैंने 2 वर्ष काम करने के बाद अपने आप को ये पाया कि जो स्किल्स मुझे डेवलप करना था मैंने उनकी तरफ काम भी किया और मैं इस बात से इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेने के बाद ही मैं समझ पाई कि मैं किसी एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्क में बहुत समय तक काम नहीं कर पाती हूँ या वो चीज़ मुझे इतना एनकरेज नहीं कर रही है जितना जिस वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जॉब के साथ मुझे मिल रही है मैं उसमें ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन या अपनी सेवाएं दे पाऊँगी। और दूसरा ये था सर कि कॉर्पोरेट परिवेश में काम करते हुए मुझे ये भी समझ में आया कि जब हम वहाँ पर पूरी मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ज़्यादा जा रही है रादर देन कि मैं एक कोई टेंजिबल इम्पैक्ट कर पा रही हूँ। तो आपको लगता है कि आप सिविल सेवा में आने के बाद ये सब चीज़ कर पाएंगी? सर जितना मैंने अभी तक बाहर से देखा है, मैं अंदर तो मैं गई नहीं हूँ, बाहर से मैंने जितना देखा है कि जो भी डिसीजन मेकिंग होता है या छोटी छोटी चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करने की जो ताकत एक अथॉरिटी उनके पास होती है उससे काफ़ी बेहतर इम्पैक्ट किया जा सकता है। कोई बहुत रेवोल्यूशनरी काम करने की आवश्यकता नहीं है, पर जो गिवन काम है अगर उसको भी सही ढंग से किया जाए तो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है। आपकी हॉबी है एस्ट्रोलॉजी। जी सर। ठीक है। आपने पहले इंजीनियरिंग करी, फिर जी। काम किया, फिर आपने सिविल सेवा की तैयारी करी। आपको नहीं सर। लगता कि आपको एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग पहले ही चाहिए था कि मुझे क्या करना चाहिए? सर एस्ट्रोलॉजी मैंने पहले से शुरू नहीं किया, ये पिछले 1 डेढ़ वर्ष में ही शुरू किया अच्छा, है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपको क्या काम करना चाहिए? सर एस्ट्रोलॉजी में जितना मैंने अपनी कुंडली को पढ़ा है उसमें 3 चीज़ें आ रही हैं, लीडरशिप भी आ रहा है, दूसरा उसमें पढ़ाने का ज़्यादा अच्छा आ रहा था जो योग मैंने देखे, ठीक है। और दूसरे उसके साथ में जो संवेदनशीलता है वो भी ज़्यादा आ रही थी। जब मैं इन तीनों चीज़ों को मिलाती हूँ तो मुझे सिविल सर्विसेज एक बेहतर आपको नहीं अप्रोच दिख लगता रहा कि है। ज्योतिष जो है वो एक प्रकार का अंधविश्वास ही है? सर जब हम किसी चीज़ को उसके पीछे का रैशनल या लॉजिक नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं, उसको सिर्फ आंख बंद करके फॉलो करते हैं तो वो अंधविश्वास की तरफ जाता है। ठीक है। यदि मैं उस चीज़ को एम्पेरिकली क्योंकि मेरा अप्रोच साइंटिफिक रहा है स्टडीज़ और इन सब चीज़ों की वजह से, तो मैंने उसको अ, अंधविश्वास तरीके से नहीं माना या मैंने उस पर पहले भरोसा ही नहीं किया। मतलब अगर मैं पिछले 1.5 साल में इसके प्रति थोड़ा बहुत रुझान ला भी पाई हूँ तो वो इसलिए है क्योंकि पहले मुझे सिर्फ बताया गया था, फिर मैंने इसको खुद स्टडी किया। मैंने इसको ये पाया कि ये एक एम्पेरिकल साइंस है, कंप्लीट साइंस तो नहीं बट सूडो साइंस से कहा जा सकता है। इसमें बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स लगाया जाता है। और जैसे डेटा साइंस हम आज लगा रहे हैं कि बहुत सारा डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपने पैटर्न्स क्रिएट किया और फिर आप किसी फोरकास्टिंग कर रहे हैं, सेम प्रोसेस हम इसमें भी फॉलो करते हैं। हाँ, पर इसमें जो ज्योतिष में जो भी इसका विज्ञान रहता है, ग्रहों का, नक्षत्रों का, जी। ये भी सब हम अनुमानित ही कर रहे हैं। एक ही अस्पताल में, एक ही अक्षांश पे रेखाओं जी। पर, या हम जो भी कह सकते हैं देशांतर जी। रेखाओं पर, एक ही प्लेस पे, सेम टाइम पे, सेम बच्चे जन्म होते हैं, अलग-अलग धर्म के होते हैं। एक मान रहा होता है ज्योतिष, एक नहीं मान रहा होता है। जी। कई बार ये भी होता है कि हमारे जीवन को ज़्यादा खराब करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, हाँ। आप चूँकि एक लड़की भी हैं, आपको नहीं लगता है कि लड़कियों के विवाह में मंगल नाम का एक दोष पैदा कर दिया जाता है और उससे कई लड़कियों का जो है जीवन खराब हो जाता है? क्या विवाह के लिए ग्रह नक्षत्रों का मिलना आवश्यक है? नहीं सर, विवाह के लिए जो तो अभी इसकी जैसे प्रैक्टिस बढ़ गई है, पिछले मैं 10, 15, 20 सालों में देख रहा हूँ, ज्योतिष की प्रैक्टिस बहुत बढ़ गई है। और अब मतलब बहुत बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, अमीर भी, गरीब भी, कोई भी व्यक्ति हो, वो पहले विवाह से पहले जो है क्या करना चाहता है? कुंडली को मिलाना चाहता है। जी सर। इसमें 2-3 चीज़ों का मैं जवाब देना चाहूँगी। पहला कि मंगल दोष और विवाह में जो आ रहा है
वो कुंडली के अनुसार सिर्फ इतना है कि अगर आपका किसी 12 जगह है, 12 भागों में से किसी एक जगह पर मंगल है तो वो मंगली दोष है। उसका निवारण भी है। ऐसा माना गया है या ऐसा देखा गया है कि मंगली दोष होने में जो पति या पत्नी है उसमें से किसी एक के साथ कुछ बुरा हो सकता है, परंतु उसका निवारण है। मंगली दोष होने से शादी सिरे से मनी नहीं होती है। और ये आप इतनी बात तब कर पा रही हैं निधि जब आपको इतनी ज्ञान है, जानकारी है। जी सर। आम जनता को इतना ज्ञान होता नहीं है, उनको तो बोल दिया किसी ने कि मंगल है, बात खत्म हो गई। अब उस लड़की को मांगलिक मांगलिक बोल बोल के उसका आत्मविश्वास कम कर दिया जाता है। फिर कई बार उसको अपने विवाह में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं और अंततः कई बार वो विवाह सफल नहीं होते हैं। मतलब मैं तो ऐसे कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, कई जी। बार देखता भी हूँ, अपने परिवार में भी देखा है। तो ये ज्योतिष कोई सकारात्मक प्रयोग बढ़ाने की बजाय उल्टा नकारात्मकता पैदा कर रहा है। जी सर, ये इस पर्टिकुलर केस में हम ये मान सकते हैं कि नकारात्मकता है, परंतु इसका सॉल्यूशन भी यही है। जैसे आज मैं जान पाई हूँ तो मैं इस चीज़ के अगेंस्ट बोल पा रही हूँ कि ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही अगर हम उस चीज़ को टैबू बना कर रखेंगे या हम ये कहेंगे कि ये तो एकदम ही गलत है या सिरे से नकार देंगे, तो फिर उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, आप उसको ऐसे काटने में के तो लिए। देखिए क्या है निधि की हर एक व्यक्ति कहता है कि हमारा जो ज्ञान है वो विज्ञान है। आजकल सही कई है। सारे संत हो गए हैं, कई सारे जो है उपदेशक हैं, कथावाचक हैं, तरह-तरह के मंचों पर इस तरह की जो है बात को जानने का दावा करते हैं और वो कहते हैं कि हमें इसके पीछे सिद्ध शक्ति है। आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपने अनुभवित नहीं की है। और इससे आपको नहीं लगता सब अंधविश्वास बढ़ रहा है, ज्योतिष के नाम पे भी बढ़ रहा है, कथाओं के नाम पे बढ़ रहा है, ईश्वर के नाम पे बढ़ रहा है। जी सर, उस व्यक्ति ने बोला कि उसके पास कोई शक्ति है जो उसको मिली है। क्या मैं उस पे डाउट क्रिएट नहीं कर रही हूँ? ये जो हमारी डाउट करने की या सवाल करने की क्षमता है, यही हमको इंसान या सोचने वाला व्यक्ति बना रही है। अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो इसको कम करने के लिए हमको लिटरेसी बढ़ाना पड़ेगा। हमें लोगों में जो लॉजिकल रीज़निंग और थिंकिंग है आपको पता है उसको ज्योतिष इंक्रीज़। सबसे ज़्यादा जो है शिक्षित लोगों में ही प्रचलित है तो और धर्म, कर्म, हाँ सर। कांड भी शिक्षित लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सर मुझे साक्षरता का कोई इसका प्रभाव है? सर अभी अगर हम पहले से मान के चलें कि ज्योतिष खराब है, तो फिर उसके बाद हम जो भी पॉइंट्स देंगे, हम ऐसे ही देंगे कि क्योंकि ये शिक्षित व्यक्ति है, ये भी कर रहा है, इसका मतलब इसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि शिक्षित व्यक्ति ने शायद समझ लिया हो कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, तब वो उसको मान रहा हो। मुझे ऐसा लग रहा है निधि कि आपकी शिक्षा में और इन चीज़ों में विरोधाभास नज़र आ रहा है। एक और आप बिल्कुल साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रही हैं, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी जी है, सर। जहाँ पर हर सत्य को देखकर, परखकर, परीक्षण के बाद राइट। अनुभवित किया जाता है। एक और उन चीज़ों की भी वकालत कर रही हैं, जो केवल आभासित है या संभावनाएँ बस हैं, सच्चाई कुछ नहीं है उसमें और सभी व्यक्तियों पर लागू नहीं है वो। सर जैसे 2 चीज़ें होती हैं। एक तरफ अगर मेरी फेथ है और मुझे पता है कि मुझे इस तरीके से अपना काम करना है, तो मैं उसके पीछे का रीज़निंग देख के काम कर रही हूँ। अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि ज्योतिष का कोई बेस नहीं है, आज के समय में हम चैट जीपीटी की बात करते हैं। उसका मूल तत्व क्या है कि उसमें बहुत सारा डेटा इनपुट किया गया था और उसके बाद वो फैक्चुअल लर्निंग के साथ आपको एक पैटर्न बना के रिजल्ट दे रहा है। ठीक है? सेम ज्योतिष में भी ये जो पिछले 2500 या 5000 साल से चला आ रहा है कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो इसके ये प्रोबेबल हो सकता है। एग्जैक्टली ये होगा ये आजकल कभी तो नहीं ग्रह कहा भी है। बदल जाते हैं। पहले 9 बिल्कुल। ग्रह थे, अब ग्रह प्लेटो को हाँ, हटा दिया गया है। तो सर तो क्या एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष पे इसका प्रभाव पड़ेगा? सर एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में डिफरेंस है। डिफरेंट। एस्ट्रोनॉमी यूनिवर्स का साइंस है और उसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है, ठीक है। जबकि एस्ट्रोलॉजी में हम पृथ्वी के संदर्भ में देख रहे हैं कि इस समय तारामंडल की क्या स्थिति है और उससे क्या हो सकता है। परंतु कर्म हमेशा श्रेष्ठ है। अगर आपका ज्योतिष है और आपने उसके अनुसार कर्म नहीं किया है तो कितनी भी बड़ी कुंडली हो, कुछ नहीं होने वाला। आपका जैसा घूम फिर के यही बात है ना, हर ज्योतिष हर बार अपनी बात को ढोलने के लिए जो है ले दे के बात फिर कर्म पे ले आता है। आपको नहीं लगता ऐसा? सर ज्योतिष ने आपको ये कभी नहीं बोला कि यदि आपका ऐसा है तो ऐसा ही होने वाला है। बात प्रोबेबिलिटी की है। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिक्स है, आप उसको उतना ही मानिए जितना मानना है। हाँ, कोई व्यक्ति सिर्फ उसी के सहारे बैठ चुका है तो फिर वो ज्योतिष ही नहीं, किसी भी चीज़ के सहारे इतनी बैठ सकता है। रैशनल बात कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत जैसे देश में इतने रैशनल लोग होते हैं और इतना विश्लेषण कर पाते होंगे। अच्छा बताइए, क्या भारत में विश्वास विरोधी कानून बनना चाहिए? सर हम इसको एकदम से नहीं बना सकते हैं, ये समय के साथ भले ही हम अच्छा, इसको। अभी वर्तमान में भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये कानून लागू है?
सर उड़ीसा में शायद है, उड़ीसा में और नॉर्थ ईस्ट की कुछ क्षेत्रों में है, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है इस बात का। ठीक है, चलिए ठीक है। निधि मुझे ये बताइए कि जेंडर बजटिंग क्या होता है? सर ये बजट अपना बजट बनाने का एक प्रकार है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर आवंटित पैसे में से कितना महिलाओं और पुरुषों के संबंध में उसको डिवाइड करते हैं कि अगर कोई स्कीम बनाई गई है तो उसमें कितना परसेंट हमको उस तरफ भारत लगाना में है। जेंडर बजटिंग लागू है, जी सर, लागू है। परंतु उसके बावजूद हम देखते हैं कि महिलाओं को पर्याप्त रूप से संसाधन नहीं मिल पा रहा है। सर मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ बजटिंग अलॉट करने से संसाधन उन तक पहुँच नहीं पाता, जो बीच की लिंक है उसको भी सुचारू रूप से काम करना पड़ेगा। ठीक है सर। हाँ, निधि आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम किया हुआ है, जी सर। तो आप बताएंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार कौन सी है वर्ल्ड की? सर टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स पे सबसे पहले वर्क करना नाम, शुरू किया कार का नाम? था। टेस्ला का मॉडल 1 था सर, मॉडल 1, मॉडल 2। टेस्ला ने ही बनाया था पहला कार। उसका कोई नाम एग्जैक्टली, जैसे महिंद्रा के नाम है या कोई कार का कोई नेम दिया गया हो, उसका संबंध मध्य प्रदेश से भी उस नाम से? सॉरी सर, मुझे कोई याद idea? नहीं कर पा रही। ओके। भोपाल में जैसे कि एक स्टेशन का नाम बदला, रानी कमलापति, जी सर। ऐसा ही हम देख रहे हैं कि वर्तमान में नाम बदलने का चलन जो है बहुत हो गया है। जी तो सर। ऐसे में नहीं लगता कि कहीं पर्टिकुलर एक विशेष समुदाय को जो है हम पीछे कर रहे हैं और एक विशेष समुदाय को हम आगे कर रहे हैं, या एक विशेष समुदाय के इतिहास को कहीं ना कहीं हम लुप्त करते जा रहे हैं? जैसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ कि एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय के इतिहास को जो है सिलेबस से हटाने की चर्चा की। तो ये कहाँ जी तक सर। आप ठीक मानते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी जगह का नाम या करिकुलम डिसाइड करना एक नीति का नियम है कि जो चुनी हुई सरकार जा रही है वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। अगर वो ऐसा कोई डिसीजन ले रही है कि हमको इतिहास के कौन से वाले पन्ने पर एम्फेसिस करने की आवश्यकता है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक है। जैसे कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ, नर्मदापुरम, उसका पहला नाम होशंगाबाद था। जी। तब जब होशंग शाह ने इस जगह पर अपना आधिपत्य किया था, तब उन्होंने नाम बदला था। उसके पहले भी नर्मदापुर नाम था। तो आज के समय में यदि हम वापस नर्मदापुरम कर रहे हैं तो हम शायद जो पुरानी विरासत है उसको वापस लेकर आ रहे हैं, ना कि किसी समुदाय के प्रति एक बैर भाव को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसा कि सिलेबस चेंज करने की बात है सर, तो मैंने ऐसा पढ़ा है उसके बारे में कि किसी एक साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा स्थान दिया गया हिस्ट्री में, और जो हमारे छोटे साम्राज्य थे जिनका एक तरीके से कंट्रीब्यूशन भी उतना ही था। और आजकल के जो हमारी रिवाइवलिज्म है, हम अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उसमें उनको भी जानना आवश्यक है। तो यदि वो एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए हम चेंज कर रहे हैं तो हमें उसे उसी पॉजिटिव अप्रोच से देखना चाहिए। अच्छा, जैसे कि इन्होंने एक, ठीक है ये तो विशेष समुदाय की बात हो गई, जी। जैसे राजीव खेल रत्न अवार्ड का जो है नाम बदला इन्होंने, क्या नाम हाँ। है इसका अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न तो है। इसके पीछे का क्या कारण है, जबकि ये खुद के नाम पर जो है स्टेडियम बना रहे हैं? सर इसमें मेरा ऐसा मानना है कि मेजर ध्यानचंद का कंट्रीब्यूशन भारतीय हॉकी के प्रति या भारत खेल के प्रति बहुत ज़्यादा था। राजीव गांधी भी अपने समय के बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं और उनका भी, परंतु उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो खेलों के प्रति उतना नहीं है, जबकि जितना आईटी सेक्टर में या गवर्नेंस में हम देखें। मेरी यूनिवर्सिटी भी राजीव गांधी है, तो जब हम टेक्निकल फील्ड में बात करते हैं तो सर के कंट्रीब्यूशन को मान्यता है। और ये जो खेल रत्न वाला है उसमें मेजर ध्यानचंद का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था। स्टेडियम सर वो फिर से नीति का विषय है। नरेंद्र मोदी का तो कोई योगदान नहीं है खेलों में, तब भी उन्होंने अपना नाम पे रख लिया। सर इसमें जो चुनी हुई सरकार ने डिसीजन लिया है, यदि वहाँ तो सर पूछ रहे हैं कि चुनी हुई सरकार भेदभाव कर रही है ना, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से। सर तो यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके पास फिर 5 साल बाद उनका टेस्ट होगा, और यदि जनता उनको सपोर्ट करती है तो वो आएंगे, अदरवाइज जनता के हाथ में है वो क्या ऐसा नहीं डिसीजन लगता लेता कि है। सरकार बदलती जाएंगी और नाम बदलते जाएंगे और उसमें कहीं ना कहीं जनता का ही जो है पैसा खर्च होता है? क्योंकि यदि किसी एक जगह का नाम बदलता है तो हमें अनेकों जगह उस नाम को बदलना पड़ता है। तो इसमें मतलब प्रशासन का ऐसा क्या जो है सुझाव रहेगा कि ऐसा काम ना हो या हो? सर प्रशासन की दृष्टि से मैं इसमें सुझाव तो कम ही देना चाहूँगी कि जो भी डिसीजन लिया गया है उसको मैं इम्प्लीमेंट करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान दूँगी कि मैं मिनिमम रिसोर्सेज के साथ वो चेंजेस कर पाऊँ।
क्योंकि यदि डिसीजन लिया गया है कि हमें बच्चों आने वाली जनरेशन को इस तरीके से प्रदर्शित करना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उस चीज़ को मिनिमली चीज़ों में कर पाऊँ, बट इम्प्लीमेंट तो डिसीजन करूँगी। जैसे कि हमने देखा कि मुगल गार्डन है, अब वो हाँ। मुगलों ने बनाया इसलिए उसने मुगल गार्डन नाम रख दिया। जी। तो इस मुगल गार्डन का नाम बदलने के पीछे क्या कारण है? मतलब इसमें तो इन लोगों का कोई योगदान भी नहीं है, या किसी विशेष संप्रदाय या किसी विशेष समुदाय ने उसको बनाया भी नहीं है। जी सर। तो ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल दिया, भोपाल स्टेशन का नाम बदल दिया, होशंगाबाद का नाम बदल दिया, लेकिन मुगल गार्डन तो मुगलों ने ही बनाया, उसका नाम परिवर्तन करने के पीछे क्या हाँ। कारण है? उससे नहीं लगता कि सांप्रदायिक जो है भेदभाव हम भारत में देख रहे हैं? सर उसमें जितना मेरा जानकारी है कि जब एडविन लटियंस ने राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया था या रूपरेखा बनाई थी, तब उन्होंने जो गार्डन्स मुगल कालीन गार्डन थे उनका एक रेप्लिका बनाया था। तो और जो उनका डिज़ाइन है चारबाग स्टाइल या बहुत सारे बाकी फव्वारों का स्टाइल, वो पहले से ही भारतीय संस्कृति में था। मतलब उसको पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि वो मुगल का हमने कॉपी ये तो एक पेस्ट किया प्रकार था। से जस्टिफाई करने वाली बात होती है कि ठीक है ये इतिहास था, इस तरह से था, नाम तो अंततः बदल रही है, उससे लाभ हो क्या रहा है? मुझे तो नहीं लगता किसी व्यक्ति ने आंदोलन किया है, धरना किया है कि भाई जाके बदलो नाम वहाँ पर। सर अमृत उद्यान नाम रखा गया है अमृत काल के लिए, जो 75 साल के हम इंडिपेंडेंस हमने मिला नया है। गार्डन बना दीजिए। सर वो एक रिपब्लिक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गार्डन्स है जो रिपब्लिक है। यदि हम समाज को कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो अगर उसमें नाम बदला गया है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ नेगेटिव सोचने की आवश्यकता है हमें। ओके। एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो जी उसमें सर। एक सूत्र आया है जिसका नाम है त्रिभाषा सूत्र। जी सर। इसके बारे में क्या जानते हैं आप? सर इस भाषा में, जैसे कि पूरे देश में 3 भाषाओं में बच्चों को एजुकेशन दिया जाएगा, एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक क्षेत्रीय भाषा। इससे क्या होगा कि जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं वो अपनी मदर टंग में बात करेंगे। हमारा देश बहुत ही डाइवर्स देश है, तो यदि आज कर्नाटका का बच्चा ऊपर आके पढ़ाई करना चाहता है तो उसमें जो एक डिस्टेंस है वो नहीं आना चाहिए लैंग्वेज बेसिस पर, परंतु जो सदर्न लैंग्वेजेस हैं वो भी नॉर्थ इंडिया का बच्चा सीख पाएगा, क्योंकि आज हमारे देश में इंटरनल माइग्रेशन की स्थिति बहुत ज़्यादा है। तो इससे एक सामंजस्य का भाव भी पैदा होगा देश भर में, और जो एक तरीके से कोलैबोरेटिव है पूरे देश भर के जोड़ने के लिए, उसमें त्रिभाषा सूत्र अच्छा रहेगा। जैसे कि आपने बोला हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषा, जी तो सर। यदि ऐसा है तो फिर साउथ इंडिया में इसका जो है अपोजिशन या विरोध क्यों हो रहा है इसका? सर साउथ में मैंने जितना पढ़ा है, तमिलनाडु में काफ़ी विरोध हो रहा है इस बात का, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जो तमिल भाषा है वो काफ़ी पुरानी है, मतलब उसका जो लिटरेचर भी है संगम समय से चला हुआ आ रहा है, और वो उसको थोड़ा सा सर्वोपरि मान रहे हैं। परंतु नीति स्तर पर अभी हमने ऐसा कुछ बदलाव उसमें किया नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। उसका कारण कुछ और भी हो सकता है। जी सर। अच्छा, अभी हाल ही में एक देश जो है चर्चाओं में है, फिनलैंड चर्चाओं में क्यों बना हुआ है? कुछ विशेष कारण? सर शायद वो नाटो में अपना नाटो का सदस्य बनना चाहते ओके, हैं। कितने मेंबर हैं टोटल अभी नाटो? बनना चाहता है कि बन गया है? सर मुझे पूरा याद नहीं है, शायद उन्होंने, जब जितना मुझे याद है उन्होंने अप्लाई किया था, अभी वो बने हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता। सर, मैडम आप एस्ट्रोलॉजी में आपका अभिरुचि है, जी सर। तो मुझे बता दें कि आज हिंदू मास के हिसाब से कौन सा मास है, कौन सी पक्ष है, कौन सी तिथि है? क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन सर मैं उसको एक रुचि के माध्यम से कर रही हूँ, आज का पंचांग मैंने नहीं देखा है। नहीं देखा है। अकबर के 9 रत्नों में से एक व्यक्ति था जो ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था, जिसने जो है ज्योतिष के बारे में बड़े अच्छे अच्छे प्रोडिक्शन दिए हैं, किताब भी लिखी है। अकबर के 9 रत्नों में एक ऋषि हैं जिन्होंने मॉडल कुंडलियां किताब में लिखी हैं, बनाई हैं, और उनका फलित भी बताया है। सर मैंने उस ग्रंथ का नाम बता दें। सर मैंने नागलिपि के बारे में पढ़ा है कि उसमें सबकी कुंडलियां बनी हुई हैं। आधुनिक काल के ज्योतिष में एक ज्योतिष का एक ग्रंथ उन्होंने बड़ा मोटा ग्रंथ लिखा, 700 पेज का ग्रंथ है, और सबसे लास्ट लाइन लिखी है कि विद्वत जनों के मनोरंजन के लिए मैंने इस ग्रंथ की रचना की है।
उस ग्रंथ का नाम? नहीं सर। चलिए, अच्छा, कुंडली में अभी आप मांगलिक की बात कर रही थी, तो कुंडली में मंगल कौन से भाव में होना चाहिए तब उसको मांगलिक कहेंगे? 1 4 7 8 12। 1 4 7 8 12। संतान का भाव कौन सा है? संतान का चतुर्थ भाव है, पांचवा उच्च शिक्षा और संतान। आप प्रशासनिक डिप्टी कलेक्टर की नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन से भाव से पता चलेगा? सर ये तो समन्वित ही पता लग सकता है, वो आपको एग्जैक्ट नौकरी कौन सी मिलेगी नहीं बताएगा। हाँ। आप किस ऑक्यूपेशन में बेहतर कर सकते हैं ये थोड़ा बता सकता है। चलिए, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और ऑटोमोबाइल के सेक्टर में भी कुछ आपने किया है। जी सर। चैट जीपीटी की बात कर रही थी आप, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई 2 नुकसान बता दें। सर पहला नुकसान ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब लॉसेस की बात उठकर आ रही है, ठीक क्योंकि है। वो दूसरा है कि सर इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकते आप किसी भी कोई भी अगर उसने डिसीजन लिया है उससे बहुत नुकसान भी हो रहा है या वो ऐसे स्तर पे पहुंच गया और उससे डेंजर आ गया, तो आप फिर किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, वो फेसलेस है। इसके बारे में अभी एलन मस्क और 1000 वैज्ञानिकों ने कोई सम्मेलन किया है और उन्होंने इसकी मांग की है कि इसके बारे में कुछ जो है इसका डाटा प्रोटेक्शन के बारे में, इसके रूल्स के बारे में जो है विश्व जो है विचार करे। इसकी जानकारी है कुछ आपको? जी सर, कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस तो हुई है एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बता दें, जैसे आज से 10 साल पहले अपन कल्पना नहीं करते थे, लेकिन एसटीडी पीसीओ खत्म हो गए, भूतकाल की बात हो गई। जैसे अपन ने कहा अंतर्देशीय का कार्ड, पोस्ट कार्ड, ये भूतकाल की बात हो गई। तो मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर में बता दें कि आज से 10 साल बाद ऑटोमोबाइल में क्या चेंज आप देखती हैं कि ये चेंज हो जाएगा? सर अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्यूल सिस्टम है उसमें बहुत चेंज आने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आईसी इंजन्स क्या हो जाएगा आगे अगले 10 साल में, जो आज कल्पना नहीं कर रहे वो हो जाएगा अगले 10 साल में? सर ड्राइवरलेस कार्स आ सकती हैं, Good. सेल्फ ऑटोमेटेड कार्स आ जाएंगी। दूसरा, बहुत चांसेस हैं कि हमारे जो ई व्हीकल्स हैं वो सेल्फ चार्जिंग भी हो जाएं। अच्छा, ये बताएं, इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग से किसान को क्या फायदा है? सर इथेनॉल को जो शुगर केन है उसके मोलासेस और बगासी से बनाया जाता है और उसकी अच्छी प्राइस भी मिल जाता है। अभी हम 20% ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं। गन्ने के अलावा और किस पौधे से इथेनॉल मिलता? सर और एक पेड़ से भी मिलता है, मुझे सीधा इसका नाम, बाकी बायोफ्यूल्स हैं वो जत्रोफा इथेनॉल डिफरेंट है सर। मोलासिस का और दूसरा उपयोग क्या है, और दूसरी क्या चीज बनती है उससे? मोलासेस से सर पेपर, गत्ता, ये सब बन सकता है। मोलासिस देखा है आपने कभी? हाँ सर, देखा है। देखा है? कहाँ देखा? सर मैं सहारनपुर में भी रही हूँ, वहाँ पर शुगर फैक्ट्री और वो पेपर फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ मैंने उसके बड़े बड़े ढेर लगे देखे हैं। आपने रूरल डेवलपमेंट में भी आप बताया कि आप रूरल डेवलपमेंट में आपका इंटरेस्ट है, तो मुझे ये बता दें कि इतने सारे प्रयासों, इतना सारा पैसा खर्च करने के बावजूद भी गरीब तो जहाँ का तहाँ गरीब है, तो उसकी गरीबी के रहने के कारण क्या है? और आप अगर प्रशासनिक अधिकारी हैं तो क्या ऐसी चीज नहीं करेंगी जिससे कि उनकी गरीबी जो है दूर हो जाए? सर प्रयासों से, पिछले कुछ सालों के प्रयासों में गरीबी को हमने बेहतर कर पाए हैं, लेकिन पहले जो हमारी गरीबी के मापदंड थे वो भी बेहतर होते चले जा रहे हैं, जिससे कि हमारा ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अभी मुझे उसको बेहतर करने के लिए मैं 3 चीज़ों पे वर्क करना चाहूँगी। पहला, हमको गाँवों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करने की आवश्यकता है, कनेक्टिविटी भी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। दूसरा, हमको एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना है। वो एम्प्लॉयमेंट हमें एग्रीकल्चर और अलाइड से निकालकर थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट की तरफ, ताकि एमएसएमई का हो सके। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट है सर, हमारे देश में इस समय नॉर्मल लिटरेसी की ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी की आवश्यकता है। गरीब के गरीब रहने में बहुत ये है कि वो जो कर्जे के एक चक्र में फंस जाता है क्योंकि वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। अगर हमने इन 3 चीज़ों पे वर्क किया तो हम बेहतर कर पाएंगे। ठीक। निधि, जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी जो हैं सेना में हैं, जी सर। मुझे एक बात बताइए निधि कि हम क्या कारण है कि हम सेना में जो है अनुशासन
देशभक्ति और समर्पण का भाव बहुत ज़्यादा देखते हैं। आपने भी महसूस किया जी होगा। सर, महसूस किया। किंतु यही मूल्य पुलिस में नहीं होते हैं। ना तो पुलिस समर्पित होती है, ना ज़्यादा देशभक्त होती है और अनुशासन भी नहीं होता है, बहुत अत्यधिक भ्रष्टाचार होता है। इतना जी सर। अंतर क्यों आ रहा है? सर मैं इस चीज़ को एक तरीके से ये भी देखती हूँ कि आर्मी जिससे लड़ रही है वो है आउटसाइड एनिमी। आप बॉर्डर पे हैं और आपके लिए जो सामने वाला व्यक्ति है वो सीधा दुश्मन है, जबकि पुलिस के लिए वो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है। हम किसी के ऊपर गन नहीं चला सकते क्योंकि वो व्यक्ति भी सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो अनुशासन के और समर्पण का कोई संबंध गन चलाने से नहीं है। ये तो मूल्यों से, मैं मूल्यों की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो एक करो या मरो वाला भाव है वो आर्मी में इसलिए भी थोड़ा सा ज़्यादा है। दूसरा अनुशासन सर, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की ट्रेनिंग आर्मी में दी जाती है कि आपको ऑफिसर की बात आंख बंद करके माननी है, अगर आपने नहीं माना और प्रोटोकॉल वो फॉलो तो नहीं पुलिस किया। में भी होता है, आपको अपने सीनियर्स का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें जो सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं हमारी पुलिस की सर्विसेज में, उसमें कई बार आपको स्वतः डिसीजन भी लेना पड़ता है समय पर, एक क्राउड को देखते हुए सामने पुलिस को वाला। कभी भी स्वतः निर्णय नहीं लेना पड़ता, हमेशा लॉ जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। सर हमको ट्रेनिंग पे वर्क करने की ज़रूरत है। आप मानती हैं कि ये अंतराल है? सर थोड़ा बहुत हो सकता है या एक्सेप्शनली देखा जा सकता है, परंतु जितना मेरा टच रहा है पुलिस सर्विसेज या मैंने जितना देखा है अपने कामों के द्वारा, तो मुझे डेडिकेशन दिखा है। हमें तो नहीं कुछ दिखता है। सर कुछ जितना डेडिकेशन सेना का है, देशभक्ति है, समर्पण है, त्याग है, उतना ज़्यादा पुलिस का तो नहीं। और जैसा कि आप कह रही हैं कि वो एक्सटर्नल लड़ते हैं, तो हमें ज़्यादा खतरा तो इंटरनल है। एक्सटर्नल तो बहुत बात ही बात हो, तो जब भी खतरा हो सब पे ही होगा, तो पुलिस पे भी होगा, सिविल पे भी होगा, आर्मी पे भी होगा, और जी। सब लड़ेंगे, सर। पॉलिटिशियंस भी लड़ेंगे। हाँ। पर पुलिस में बिल्कुल भी ये मूल्य नहीं है। बिक जाते हैं। आप अभी देखिए न्यूज़पेपर में कितने सारे ऐसे मिलेंगे, आप अभी आपने पढ़ा होगा अभी समाचार पत्रों में, एक जी। जेल अधीक्षक जो थी, काफ़ी सारा जो है अपने ही कर्मचारियों का पीएफ का पैसा खा गई। कभी आर्मी में ऐसा हमने आज तक नहीं सुना। सर ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। नहीं, ऐसे कई हैं, ऐसे एक सर- उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ऐसे कई देख रहे अभी कल परसों ही पेपर में एक जवान ने जो है लोकायुक्त में पकड़ाया, इसके बदले उन्होंने किसी को और फंसा दिया, ऐसे ढेरों आए दिन पड़े रहते हैं पेपर में। और आप एक कंप्लेंट करने जाइए पुलिस थाने में, आप देखिए आपसे कैसा व्यवहार होता है, आपको पता चल जाएगा ये कितना समर्पण है। चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही चर्चा में पोक्सो एक्ट काफ़ी आ रहा है, मतलब, जी और सर। न्यायालय में इसको लेकर काफ़ी सारी सुनवाई हो रही है, तो किस विषय को मेनली लेकर हो रही है? सर पॉक्सो एक्ट है चिल्ड्रन ऑफेंसेस हाँ के ठीक है, लिए। वो है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहुंची है और इस अधिनियम की कुछ धाराओं को लेकर जो है काफ़ी आपत्ति आ रही है। सर अभी जो नॉर्थ ईस्ट आसाम में देखा गया था कि चाइल्ड मैरिजेस हुई थी, उसमें जो मुस्लिम शरिया लॉ है उसमें और इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। और कोई बात? सर- व्यवहारिक समस्या, न्यायाधीशों का मानना है कि इसमें निर्णय करने में बहुत व्यवहारिक समस्याएं आ रही है। कोई ऐसा कोई तकनीकी बिंदु इस अधिनियम का जिसके कारण थोड़ी सी समस्या पैदा हो रही है? कई बार इसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ा देता है। सर अभी अभी मुझे याद जानकारी आ रहा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। एक जो है अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई है कि क्या समलैंगिकों को जो है विवाह का अधिकार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जी सर। ठीक है, इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी अपना हलफनामा दिया है कि नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, उनको विवाह का अधिकार नहीं देना चाहिए। आपका क्या पक्ष है? सर मैं इसमें थोड़ा बहुत केंद्र सरकार से इसलिए सहमत हूँ क्योंकि हमारी जो लॉज ऑलरेडी डिफाइंड है या हिंदू मुस्लिम एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें ऐसे प्रावधानों में हमें बहुत सारे चेंजेस की आवश्यकता है, परंतु फिर भी जो अभी आम जन में चल रहा है, जो एक जागरूकता या क्या कहना चाहिए कि कॉमन मतलब आप कॉन्शियंस है। केंद्र सरकार से सहमति रखती है कि नहीं देना चाहिए? सर अभी मेरा विचार है कि तुरंत हम इस चीज़ के लिए शायद रेडी नहीं है। तो ऐसा कौन सा समय आ जाएगा जब हमें पता चल जाए कि हम रेडी हो चुके हैं? सर वो पब्लिक कॉन्शियसनेस बताएगा, मतलब अगर कम्युनिटी की तरफ से ये आपको चीज़ नहीं आ रही लगता है। कि ये विषय जनमत से जुड़ा ही नहीं है, ये कुछ लोगों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है और ये कुछ सांस्कृतिक सामाजिक परिदृश्य के संदर्भ से जुड़ा हुआ है? सर इसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये जनमत से मतलब इसलिए जैसे जुड़ा आप हुआ है जनमत की बात कर रही हैं acceptance। कि जैसे अगर दो हाँ। लड़कियां या दो लड़के आपस में विवाह कर रहे हैं, इससे जनमत में क्या फर्क पड़ता है? ये उनका अपना अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेस है, निष्ठा का अधिकार है। और वैसे भी
वो जी। बिना विवाह के तो वैसे भी साथ में रह रहे हैं 12 सालों से। कई सारे लोगों ने याचिकाएं डाली सुप्रीम कोर्ट में जो हाँ। बहुत लंबे समय साथ में रह रहे हैं और उनके साथ में रहने से वो समाज में या संविधान का या किसी भी कानून का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं या जी। ना उल्लंघन कर रहे हैं, तो फिर विवाह का अधिकार देने में क्या आपत्ति है? क्योंकि विवाह के साथ एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है, उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हमारी बहुत लॉज भी हैं, जिसमें अडॉप्शन, फैमिली इनहेरिटेंस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हमें बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा कि यदि हम ये अधिकार दे देते हैं तो हमें कहाँ कहाँ बदलाव करने पड़ेंगे, ठीक वो है। कॉमन कॉन्शियसनेस। ठीक है निधि, मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मान लेते हैं कि आप चयनित हो जाती हैं, जी सर। अच्छे सेकंड क्लास ऑफिसर बन जाती हैं, आपको ट्रेनिंग में आपके समकक्ष कोई एक लड़का है जो पसंद करता है, वो लड़का काफ़ी अच्छा है, विवेकवान है, विजडम है उसके पास में, रैशनल है, डाउन टू अर्थ है और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग है, आप भी पसंद करती हैं और चूँकि समकक्ष है तो आप निर्णय लेती हैं, वो भी निर्णय लेता है, किंतु आपके पिता इस निर्णय पे आपत्ति ले लेते हैं और आपत्ति का आधार उनका है कि ज्योतिष के अकॉर्डिंग दोनों कुंडली नहीं मिल रही है। अच्छा। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय करेंगी? क्या आप पिता की बात के आधार पर जाएँगी या अपने जीवन को, लंबे जीवन को देखते हुए निर्णय लेंगी? सर यदि मैं पहले इस चीज़ को नहीं समझती या मेरे लिए वो चीज़ एलियन होता तो मैं पिता की बात को शायद नहीं मानती और उनसे इस बात को समझने का प्रयास करती कि आप अभी, क्योंकि मैं इन दोनों चीज़ों को समझती हूँ, तो मैं उनसे बैठ के बात करूँगी कि आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या गलत है, और उस पर डिटेल बात करके मुझे पता है कि यदि पापा के अनुसार या ज्योतिष के अनुसार वो चीज़ ठीक नहीं है तो उसका तोड़ भी होगा, और यदि मेरी बाकी चीज़ों आपको नहीं में लगता कि ये सब मानव निर्मित सुविधाएं बना ली है अपने हिसाब से कि अब ये बात नहीं हो रही तो उसका तोड़ बना लिया है? वो तोड़ कहीं ग्रंथ में मिलता नहीं है, जिस ज्योतिष ने बोल दिया हमने बात मान ली है। सर चलो जैसा कि एनीवेज, अगर आपके पिता मानते ही नहीं कि नहीं अब करना ही नहीं है, तोड़ वोड़ की बात नहीं, हमें करना ही नहीं है, सर मैं अपने पिता को मना सकती हूँ। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि करना ही नहीं है, मनाने वाली बात ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये रीजन है, आप तुम्हें अगर करना है तो तुम उससे चुन लो या मुझे चुन लो, दोनों में से एक को ही चुनना है। सर फिर मैं पिताजी को चुनूंगी। पिता को चुनेंगे आप? हाँ। मतलब आप अपनी कुछ ऐसी मान्यताओं जिनमें पूर्ण निश्चितता नहीं है उसके आधार पर एक ऐसे लड़के को जो बहुत योग्य है, सक्षम है, केयरिंग है, छोड़ जी। देंगे और कल को हो सकता है कल को किसी से कुंडली तो मिल जाए पर मन न मिले या बिल्कुल जीवन न possible, मिले, तो क्या बिल्कुल अपने possible। जीवन को इतना जोखिम में डालेंगी आप? सर मैंने ज्योतिष की वजह से लड़की को नहीं छोड़ा है, मैंने सिर्फ मेरी पिताजी की बात पे छोड़ा है कि उन्होंने जब अगर ये बोल दिया कि मैं या ये लड़का, आपका डिसीजन मेकिंग बहुत वीक है, आपका नहीं सर, डिसीजन मेकिंग साइंटिफिक मेरा नहीं डिसीजन है कि ऑब्जेक्टिव नहीं है सर और मैं निष्पक्ष भी नहीं है। सर अगर बात इस बात में आ रही है कि मैं या वो, तो मैं जिस उस व्यक्ति के साथ जाना चाहूँगी जिसने मुझे 30 साल तक संभाला है। और रही बात इस बात की कि वो बहुत केयरिंग है और बहुत अच्छा है, इस बात को मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे हैं और पिछले 30 साल में हर जितना व्यक्ति के लिए अपने अंडरस्टैंडिंग। पिता बहुत अच्छे होते हैं। आपको नहीं लगता कि एक वक्त के बाद में जो है हम डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं और जीवन ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, हम थोड़ी सी भावनाओं में बहकर जो है अपने जीवन में कई सारे गलत निर्णय भी ले लेंगे। कई बार हम माता पिता को संतुष्ट करने के लिए या उन्होंने हमें पाला पोसा, तो यही आधार नहीं होना चाहिए ना निर्णय का? सर ये नहीं है कि मैं अब निर्णय के आधार इसमें वो नहीं है, मतलब कि सिर्फ यही लड़का अच्छा नहीं है, क्योंकि लड़के और भी मिल सकते हैं, और भी केयरिंग और बहुत सेंसिटिव लड़के मुझे मिल सकते हैं, और अगर नहीं भी मिलता है तो मेरे पिताजी साथ रहेंगे, मुझे उस बात की खुशी होगी। ठीक है निधि, मुझे उससे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आप सर। जा सकते हैं।